अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामिन शौकत और आप देख रहे हैं ग्रेट एग्रीकल्चर डिबेट। और इस डिबेट में आज मेरे साथ हिस्सादार होंगे साइम रशीद साहब। साइम साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत मुबारक हो कि किसानों के मुतालबात मान लिए गए हैं। किसानों का धरना इस्लामाबाद में जो एक हफ्ता किया गया था वो रंग ले आया है और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 1800 अरब रुपए का पैकेज दे दिया है किसानों को। क्या कहेंगे इस बारे में? वालेकुम सलाम बिन्यामिन शौकत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, किसानों ने धरना दिया और मेरे ख्याल में वो फ्लॉप धरना था, क्योंकि किसान अपने मकासद के हसूल के बगैर ही लौट आए और गवर्नमेंट ने उनको एज़ यूजुअल लॉलीपॉप दिया। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आपका टोटल किसान पैकेज, रिलीफ पैकेज का नाम दिया है, उसको अनाउंस किया, वो 1800 बिलियन है। सबसे पहले तो मुझे रिलीफ के वक्त लफ्ज़ पे इतराज़ है। रिलीफ होता है जो आप देते होते हैं, कोई एडिशनल मराद देते हैं। ये तो एडिशनल मराद ही नहीं है। पिछले साल आपने 1400 रुपये की ये किसान पैकेज था, इस साल आपने इसको 1800 रुपये कर दिया। अगर आप डॉलर का जो सा देखें, रेट का देखें, पिछले साल से इस साल तो 100% का फ़र्क पड़ चुका है। तो ये 1400 अरब का 2800 अरब होता तो ये पिछले साल के बराबर जाता। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ इजाफा करने के बजाय उसके अंदर एक्चुअल देखा जाए तो तकरीबन कोई 40% 30% कमी कर दी है उसकी कुव्वत खरीद के हिसाब से किसान के इस पैकेज के अंदर। तो ये सारा ढोंस है। हमारे जो फार्मर्स जो से हैं, स्पेशली जो से सहाफ़ी हजरात हैं जो कि एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, वो रिसर्च ही नहीं करते, वो कंपेरिजन नहीं करते और क्रिटिकल थिंकिंग का तो कंसेप्ट ही नहीं है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको मदद देती है। आप प्रीवियस डेटा, करंट डेटा और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखकर एक एनालिसिस तैयार करते हैं जो कि आपको मुकम्मल सही गाइडलाइन देता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया जी 1800 अरब का रिलीफ पैकेज है जो। साहब बिल्कुल हम आगे बात को बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तक मुझे बड़ी कंफ्यूजन है कि 1800 को आपने 400 अरब कर दिया, ये समझ नहीं आई मुझे। नहीं, 1800 अरब को 400 अरब नहीं किया। पिछले साल 1400 अरब का था पैकेज, इस साल 1800 अरब का पैकेज है। तो देखिए पिछले साल कंज्यूम हो नहीं गया ना नहीं, सर। देखें आप बात सुने, 400 अरब आपने पाकिस्तानी करेंसी में पैकेज बढ़ा दिया पिछले साल की निस्बत। पिछले साल डॉलर का रेट आपका था 100, आप कंपैरिजन कर सकते हैं कितना था आपका, 150 60 70 75 रेट था, इस इतना रेट था। और इस साल आपका डॉलर का रेट कितना आ गया? आपका डॉलर का रेट 230 पे चला गया। तो डॉलर के रेट में अप्रिसिएशन कितनी हुई? 40% 45% डॉलर रेट में अप्रिसिएशन होगी एक साल के अंदर। तो अगर उससे आप देखते हैं तो 1400 अरब का जो किसान पैकेज पिछले साल का था, उसको अगर 2000 अरब करते हैं तो वो पिछले साल के बराबर जाता है। तो आपने तो पिछले साल से भी कम कर दिया अच्छा, एक्चुअल। मेजर फीचर्स क्या हैं, मतलब इस वक्त जो 1800 अरब दिया गया है ये मेरे सामने जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, डिटेल जो उन्होंने पब्लिश की है किसान पैकेज की। इसमें वो कह रहे हैं जी कि जो किसान पैकेज दिया गया है, डिटेल उसकी उन्होंने बताई गई है कि 10 बिलियंस हैड बीन एलोकेटेड टू वेव इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन लोन्स टू स्मॉल फार्मर्स, के 10 अरब रुपए जो कि आपके फार्मर्स, छोटे फार्मर्स थे जो कर्जे मर गए हैं, उनकी मद में उनसे इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी आप बैंकों को फेवर दे रहे हैं, फार्मर्स को इसमें बेनिफिट क्या हुआ? फार्मर्स के पास तो कुछ भी नहीं गया 10 अरब में। ये सीधे साधे जो बैंक थे, ज़रिए तरक्याती बैंक था या कोई और बैंक था, उसको आपने एड दे दी है कि वो उनके कर्जे मर गए थे, गवर्नमेंट ने पूरे कर दिए। नहीं, लेकिन ये अल्टीमेटली ये जो सूद था ये तो किसानों ने पे करना था। देखें, बेसिकली किसानों ने पे करना था, लेकिन किसानों को जब आपकी फर्टिलाइजर इतनी महंगी हो गई है, कुव्वतें उनकी यदि अजनास की कीमत कम बिक रही है, तो कहाँ से पे करेंगे? और गैर आपके जो उनसे हकीकी आपका इंटरेस्ट होता है 18-20% इंटरेस्ट पे कौन बंदा पे कर सकता है दुनिया में? पूरी दुनिया इंटरेस्ट फ्री जा रही है, पाकिस्तान में आप इंटरेस्ट बढ़ाई जा रहे हैं। और प्रोडक्शन सेक्टर में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। इंटरेस्ट आपने अगर सर्विस सेक्टर में लेना है तो कर लें आप, लेकिन प्रोडक्शन सेक्टर में तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देने चाहिए। सैमसंग जो जरिए तरक्याती बैंक था, इसका तो मकसद ये था कि किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन देना है। और मुझे याद है कि 5-7 साल पहले सिर्फ 3% उनके ऊपर होता था जी अभी इंटरेस्ट। तो कई बार आपका इतना हो चुका है और जरिए तरक्याती बैंक एक्चुअल अपनी जो वर्थ है वो खो बैठा है। उस बैंक में अरबा बर्बरी और मुलाजमीन जिनसे काम नहीं करते। ऑलमोस्ट तमाम जो जरिए तरक्याती बैंक के मुलाजमीन हैं वो कोई ना कोई अपना पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर बने हुए हैं। वो कोई खाद का कारोबार कर रहा है, कोई गाड़ियों का कारोबार कर रहा है, कोई प्लॉट का कारोबार कर रहा है। उनमें से कोई भी बंदा किसानों के लिए इस वक्त कह नहीं सकते कि कोशिश नहीं कर रहा कि किसानों के लिए क्या किया जाए। और इसके बाद अगला उसमें कह जी कि 8 अरब रुपये हमने दिए हैं फॉर फ्लड इफेक्टेड फार्मर्स। फ्लड पे आपका जो एरिया मुतासर हुआ है वो तकरीबन कोई 40 लाख एकड़ है। 4 मिलियन एकड़ रकबा आपका मुतासर हुआ फ्लड से, शायद इससे भी ज़्यादा शदीद मुतासर की बात कर रहे हैं। तो 8 अरब रुपए को अगर आप 4 बिलियन में डिवाइड करते हैं
तो ये कितने बनते हैं, अंदाजा है आपको क्या? 8 अरब रुपये, 8,000 मिलियन तकसीम 4, तो ये 4,000 रुपये फी एकड़ आप दे रहे हैं। उससे किसान क्या करेगा 4,000 से? 4,000 में तो उसकी आप कह सकते हैं कि वो अपने जो सा ट्यूबवेल है उसका जो बोर बंद हो गया उसको दोबारा पाइप पानी नहीं निकलवा सकता। तो क्या रिलीफ दे रहे हैं उसे आप? इसके बाद क्या गया जी, जो जिन्होंने किया 1.2 मिलियन बैग्स ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, 12 लाख बैग जो से सही सेहतमंद बीज के वो मुहैया करेंगे इफेक्ट सैलाब से मुतासर इलाकों में गंदम के, ताकि पैदावार मुतासर ना हो। ये एक अच्छा इकदाम है। इसमें 50% फेडरल गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, कास्ट 50% सूबाई गवर्नमेंट करेगी। ये एक अच्छा स्टेप है। उसके बाद क्या किया, 5 साल ओल्ड ट्रैक्टर को इंपोर्ट करने के लिए आपने उस पर क्या, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आपके 2-3 बड़े घिसे पिटे से ट्रैक्टर के मॉडल्स हैं जिनमें कोई फीचर नहीं है, वही किसान मजबूर है खरीदने पे। तो अब जैसे गाड़ियां हम इंपोर्ट कर रहे थे उसी तरह हम ये चीज ट्रैक्टर, देखिए मैं इस मसले में फिर इख्तलाफ करूंगा। देखिए, इंपोर्ट का मतलब है कि आप ट्रेडिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए आपको डॉलर्स चाहिए, बजाय इसके आप इंपोर्ट करने के जो आपने 50% उस पर ड्यूटी में आप रिबेट दे रहे हैं उसकी अपर लिमिट के अंदर, वही 50% जो आपने सपोज किया देना रिबेट बनता है, मतलब किसी में अगर 2 लाख बनता है, 1.5 लाख बनता है ड्यूटी के अंदर रिबेट बनता है, जिससे कीमतें कम होंगी, तो क्या वो अपनी इंडस्ट्री को नहीं दे सकते हम, लोकल इंडस्ट्री को, ताकि वो अपनी इस्तेदाद को बढ़ाएं? इस्तेदाद को बढ़ाने से नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करें, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। कंपटीशन नहीं होगा ना, जब तक आपका कंपटीशन नहीं होगा तब तक आप अच्छी प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते। सर क्या देखें, इस वक्त पाकिस्तानी ट्रैक्टर्स जो से हैं वो पाकिस्तानी फार्मर्स की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे हल है, हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईली मैकेनाइज्ड टूल्स नहीं है जिनके लिए आपको ऐसे ट्रैक्टर्स चाहिए हों जो कि आप कह सकते हैं कि बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। बाहर से इंपोर्ट करदा ट्रैक्टर्स में आपको जो सबसे बड़ा मसला आएगा, आपके पास मैकेनिक्स नहीं होंगे, टूल्स उनके पार्ट्स नहीं होंगे, फिर आपका क्या होगा, वो ट्रैक्टर्स आपके लिए लायबिलिटी बन जाएंगे। मेरा जो इसमें है कि आप लोकल इंडस्ट्री को जो रिबेट है आपने ट्रेडर को देना है। ट्रेडर में चंद मखसूस लोग पैसा कमाते हैं, वो अक्सर देखा गया है जब भी ऐसी स्कीम्स आती हैं इसमें हुकूमती सतह पर बड़े लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। बड़े सनतकार होते हैं, वो ऑलरेडी प्लान किए बैठे होते हैं, उन्होंने 10-15,000 20,000 50,000 ट्रैक्टर और पूरी दुनिया से अरेंज कर लिया होगा, उसी बेस पे वो करेंगे, ये एक पॉलिसी अनाउंस करेंगे, उस पर रिबेट लेके वो ट्रैक्टर पाकिस्तान में आ जाएगा। इसके बजाय अगर आपने 1.5-2 लाख रुपया 3 लाख रुपया पर ट्रैक्टर रिबेट देना है तो लोकल इंडस्ट्री को दे दें। सर लोकल इंडस्ट्री को ऑलरेडी देखें, आपका जो एक बड़ा ग्रुप है मिल्लत, उसको हर साल गवर्नमेंट अच्छा खासा रिबेट देती है, टैक्सेस में देती है, और वैसे भी सब्सिडाइज करती है। देखिए गवर्नमेंट क्या कर, रिजल्ट नहीं आ रहा, सर रिजल्ट आ रहा है। देखिए रिजल्ट की बात सुने। रिजल्ट की बात ये है कि लोकल इंडस्ट्री के ऊपर जो मॉनिटरिंग आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, अब तो पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड चल रहा है आपका, इसका मतलब रिजल्ट नहीं आया तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को इन्हांस करना चाहिए। मेरा इसमें यही है कि जब तक अगर हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करेंगे हम इन मसाइल से बाहर नहीं आएंगे। और ट्रेडिंग तो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है, जो इनवर्ट ट्रेडिंग होती है कि आप माल मंगवाई जा रहे हैं उसके लिए आप डॉलर पे करेंगे, डॉलर कहाँ से पे करेंगे, हमारे पास डॉलर ही नहीं है। ये तो टोटल एक ना जो पॉलिसी है ये एक तरफा वन साइडेड पॉलिसी है। फार्मर से ज़्यादा इसमें कुछ और लोगों, मखसूस लोगों का जो इसमें कह सकते हैं कि उनके मफादात का ख्याल रखा गया है। तीसरी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें किसान पैकेज के अंदर बात करते हैं जो कि तवील पैकेज है, इसलिए मैं आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। जी हम बिल्कुल जो अहम चीजें हैं किसानों के मतलब की, हाँ जी, इसमें इन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है कि कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट CKD जिसे कहते हैं उनके अंदर ट्रैक्टर पार्ट्स को पे ड्यूटी कम करके 35 से 15% कर दिए। इसका लोकल इंडस्ट्री को फायदा होगा, ये बहुत बेहतर है। उसके अलावा हाँ, लेकिन उसमें इन्होंने कर दिया कि ये न्यू स्टार्टअप के लिए, यानी कि जो नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरे ख्याल में इसे न्यू स्टार्टअप को भी करना चाहिए और इसमें आपको एग्जिस्टिंग को भी करना चाहिए, तभी प्राइसेस आएंगी। न्यू स्टार्टअप तो आपका 2 साल ले जाएगा इस स्टेज पे आने में, हमें तो फौरी रिलीफ चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग से ही मिलेगा। उसके बाद कह दिया DAP, सबसे बड़ा जो इशू आया DAP फर्टिलाइजर की, जो आपने बात की, फर्टिलाइजर में जी 2500 रुपये कीमत कम कर दी है। DAP जी आज से जो इनवाइस प्राइस थी फैक्ट्रीज की वो 13,950 थी, 14,000 के लगभग थी, लेकिन मार्केट में DAP 12,000 की बिक रही थी। यही बात इसकी DAP की स्टैंडर्ड प्राइस थी 12,000 से लेकर 12,500, यानी जो गवर्नमेंट की फिक्स प्राइस है उससे भी नीचे बिक रही थी। उसकी वजह ये थी कि बेसिकली आवे का आवे बिक रहा हुआ है। गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज ने मशरूत कर दिया था कि अगर आपने एक DAP लेनी है, बैग का ट्रक लेना है, तो उसी वक्त मिलेगा जब आप 2, यानी कि यूरिया आप लेना चाहेंगे 2 ट्राले, तो आपको मैंडेटरी है DAP साथ लेनी पड़ेगी। मतलब एक फार्मर अगर लेता है 1000 बैग, डीलर लेता है 1000 बैग DAP और उसकी रिक्वायरमेंट है 3000 बैग यूरिया, तो उसको 1000 बैग DAP लेनी पड़ेगी। तो वो यूरिया को सेल करने के चक्कर में, कि फास्ट सेलिंग है, लोग इस वक्त हालात कुबरे खरीद नहीं है, लोग यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो वो क्या करते हैं, वो डीएपी यूरिया के साथ डीएपी ले लेते हैं और डीएपी के ऊपर यूरिया को महंगा कर लेते हैं। जो इस वक्त यूरिया 2200 का बिक रहा था, 2250 का, वो 2700-2800 पे दस्तियाब नहीं है। उस पर 600 रुपया 700 रुपया पर बैग बढ़ा दिया और वही जो उनका बड़ा प्रॉफिट था, वो जो डीएपी का लॉस है, उसमें कवर कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली फार्मर को बेनिफिट कोई नहीं हो रहा है इसमें। अब जो गवर्नमेंट ने किया कि प्राइस कर दी इन्होंने कम, इनको प्राइस चाहिए थी मार्केट मैकेनिज्म से प्राइस कम करना। इन्होंने तो ऑलरेडी वो 14,000 की कीमत थी, उसको उन्होंने कहा जी हम 11,500 पे कर देंगे। तो फार्मर तो ऑलरेडी 12,000 की ले रहा था, फार्मर को तो रिलीफ 500 रुपए का मिला, फार्मर को तो रिलीफ नहीं मिला। यानी मार्केट में ऑलरेडी इसकी जो गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस है उसकी तकरीबन 2,000 रुपए सस्ता बैग मिल रहा था और अब 500 रुपए का फर्क पड़ेगा फी बैग डीएपी के ऊपर। जी 500 रुपए का एक्चुअल फर्क 500 रुपए का आएगा, लेकिन असल जो इम्पैक्ट आना था इसका कि यूरिया की प्राइस गिर जाए। यूरिया प्राइस तो ऑलरेडी ब्लैक मिलिंग हो रही है इस वक्त 2700, 2600, 2700, 2800, बल्कि बाद इलाकों में तो खबरें आ रही हैं यूरिया 3,000 तक बिक रहा है। और यूरिया की प्राइस, आलू की फसल लग गई है और अक्सर किसानों का शिकवा है कि हमें यूरिया खाद नहीं। देखें इसमें सबसे बड़ा, पिछले साल भी हमने प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, उसमें बताया था कि यूरिया कैसे स्मगल हुआ और इसमें सिविल जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और महकमा ज़राअत ने खूब अपनी ना बिल्कुल हमने हाथ धोए। प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं जिसमें हम सबको नंगा करेंगे कि खाद की स्मगल में कौन कौन सा इदारा। और तो अभी भी देखें आसान सा तरीक़ेकार है, आपके पास तमाम डेटा अवेलेबल है, डेटा पूरे पाकिस्तान का अवेलेबल है कि कितने रकबे पे क्या काश्त हो रहा है। आप फिक्स कर दें, आप किसान को क्रॉप के ऊपर हर एकड़ पे 2 बैग यूरिया, उसे कूपन दे दिए जाएं किसान को उसके आईडी कार्ड के ऊपर, वो जाए और जाके मुतलका स्टोर से 2 बैग यूरिया ले आए अपने पर एकड़ के हिसाब से। जो किसान है 5 एकड़ का, उसको 10 कूपन मिलेंगे, वो 10 बैग यूरिया ले आएगा। आपका इशू ही खत्म हो जाएगा कंट्रोल रेट पे। आप फैक्ट्री से लेके कंट्रोल रेट पे अपने पास रख लें और उधर मॉनिटरिंग करें, उधर लोग बैठे हों, फार्मर्स की तंजीमें उधर मॉनिटरिंग में बैठी हों और उसके लिए एक मशरूत कर दें कि जिसके जितने कूपन हैं वो पर एकड़ के हिसाब से कूपन मिले जाएंगे। एक पर एकड़ एक क्रॉप के लिए 1 बैग डीएपी और 2 बैग यूरिया, उसको डिस्काउंटेड दे दें। ये पॉसिबल हाल था। आपने फिर ओब्लाइज कर दिया माफिया को। माफिया कौन है? खाद बनाने वाले इदारे जिन्होंने लूटमार मचाई हुई, आपने उनको फिर ओब्लाइज कर दिया उनको। बल्कि जो रिलीफ उन्होंने, अब देखिए मैकेनिज्म क्या है आपके पास कि हमने 58 अरब उनको दे रहे हैं जिसमें 14 अरब रिलीज कर दिए हैं। सर उनके पास तो अभी तो पिछले 3 महीने से डीएपी को इंपोर्ट ही नहीं हुई। ये तो पहले की डीएपी आई पड़ी है जो गोदामों में पड़ी है, जो उन्होंने सस्ती इंपोर्ट करके महंगी बेच रहे थे, उस पर आपने उनको मजीद 2,500 रुपये दे दिए। क्या मतलब कि आपने तो उनकी, वो कहते हैं कि सारी की सारी कढ़ाई में, सर भी कढ़ाई में दे दिया उनका, आपने इतना उनको बेनिफिट दे दिया। किसान को इसमें फायदा कोई नहीं हुआ। ये टोटली रॉन्ग पॉलिसी। हाँ जी, आगे उसमें बात की, जो एक अच्छा कदम उठाया गया कि 3 लाख जो बिजली पे चलने वाले आपके ट्यूबवेल हैं उनको हम सोलर कर देंगे। देखिए 3 लाख ट्यूबवेल का मतलब है कि एटलीस्ट आपको तकरीबन कोई इनके किलोवाट देखें तो ये 10 किलोवाट का मिनिमम एक होता है, एवरेज भी लगाएं 10 किलोवाट का, तो आपका 30 लाख किलोवाट है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं तो ये कोई 3,000 मेगावाट बिजली का आपका ये बन रहा है, स्नैरियो बन रहा है, नजर आ रहा है कि इससे आपका 3,000 मेगावाट बिजली आपकी बचत हो जाएगी। लेकिन क्या प्लान है आपके पास? इसमें अगेन वही पॉइंट है मेरा कि आपने, हमने जैसे पहले कहा था सोलर ट्यूबवेल की, ये हमारी प्रोग्राम था, इस पर हमें गवर्नमेंट की तरफ से वो सराहा गया था और राब्ता किया गया था मुख्तलिफ सरकारी अफसरान की तरफ से। तो मेरा पॉइंट इसमें बड़ा ही वो यही है कि आपने अब तक क्या कदम उठाया। अगर आपने 3 लाख ट्यूबवेल्स के लिए आपने फी ट्यूबवेल 12 से 15 किलोवाट के पैनल्स इंपोर्ट ही करने हैं तुर्की से, चाइना से या किसी और कंट्री से, और अपने ट्रेड बिल को ही बढ़ाना है, तो फिर तो ये स्कीम आपके लिए एक मसला बन जाएगी। आप फिर आपने इनके अंदर जो सा आपका होता है आप ट्रेड डेफिसिट का शिकार होंगे। जनाबे वाला, सबसे बेहतर बात तो ये है कि पाकिस्तान में आप फौरी तौर पर इन पैनल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, पाकिस्तान आर्मी को एंगेज कर लें। पाकिस्तान आर्मी को 1 साल लग जाएगा प्लांट लगने में ना। देखें पाकिस्तान आर्मी को एंगेज कर लें, उनके पास फैसिलिटीज हैं, वो लाइंस इंपोर्ट कर सकती हैं, प्रोडक्शन लाइंस, और फौरी तौर पर पाकिस्तान में ये कर सकते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन सिलिका मिल जाता है जो कि रिक्वायर्ड है इस फार्म को, इनको सोलर पैनल बनाने के लिए। तो हमारा अपना सोलर पैनल बनेगा, उसके ऊपर एक तो हमारा इंपोर्ट बिल नहीं आएगा, हमारी 40% तक कॉस्ट कम हो जाएगी। जो पैनल हमें इस वक्त मिल रहा है मार्केट में 85, 80, 90 रुपए पर वॉट के हिसाब से मिल रहा है, वो हमें तकरीबन 60 रुपए, 65 रुपए पर वॉट मिलेगा। तो कर्जे की वैल्यू भी कम हो जाएगी और हम उतने ही पैसों में ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुल्की इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा, सेल टैक्स मिलेगा, आपको इनकम टैक्स मिलेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और आपका इंपोर्ट का बिल कम होगा। ये वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं जो कि करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं पाकिस्तान का, मेरी उम्र इस वक्त 47 साल है,
और जब से होश संभाला है, मैं 17 साल से कह सकते हैं होश संभालने की बात, मैं देखता आया हूँ जितनी भी हमारी हुकूमतें आती हैं ये फायर फाइटिंग पे काम करती हैं कि आग बुझा दो, आग बुझा दो। ये सिस्टम पे काम नहीं करी कि आग लगे ही ना। कोई भी हुकूमत नहीं करी, ये सारी की सारी वक्ती तौर पर फौरी तौर पर रिलीफ चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं। कोई भी हुकूमत आवाम के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम नहीं कर रही। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी, ऐसे ही है। शॉर्ट टर्म काम किए जाते हैं जिसे हम पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ, और इसको अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलें तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और अपना वोट बैंक, इमीडिएट वोट बैंक इंक्रीज करने के लिए कुछ इस तरह के पैकेजेस दिए जाते हैं जो लॉन्ग टर्म मुल्की मफादात में नहीं होते। जी साइम साहब, इसके अलावा क्या है हमारे पास पैकेज में? इसके अलावा पैकेज में जी वो जो रिलीफ दिया जा रहा है वो फार्मर्स के लिए फर्टिलाइजर का, अगर यूरिया का रिलीफ दिया जा रहा है। इसके अलावा फार्मर्स को मॉडर्नाइजेशन के लिए 10 अरब रुपए एलोकेट किए गए एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए। ये एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है कि मॉडर्नाइजेशन से आपकी क्या मुराद है? आप मॉडर्नाइजेशन मुराद तो ये है कि आप हाइड्रोपोनिक्स जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करें, आप जो सेंट्रल पिवोट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करें, आप जो मैकेनाइजेशन प्रोसेस है उनको लॉन्च करें। कि मॉडर्नाइजेशन तो ये होती है, इसको लेकिन इसकी वजाहत नहीं दी गई कि किस सेंस में खर्च होंगे। और इसके ज़्यादा मैकेनिकल जो मशीनरी की कास्ट है उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसके अलावा आप 55 अरब रुपीज़ का या 50 बिलियन रुपीज़ का इन्होंने इसमें लिखा है कि हम जो से नए इसमें जो एग्रीकल्चर की आपकी जो मैन पावर है उसको हम लोन्स देंगे। अच्छा, अब एग्रीकल्चर मैन पावर को लोन आप किस मद में देंगे? 50 बिलियन रुपीज़ का एंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिसाइड होना चाहिए। इसमें मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान में इस वक्त हज़ारों एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं, आप उनको ये लोन सेंक्शन करें और उनको आप उनकी एजुकेशन डिग्री के ऊपर जो उनकी है उसको, उनकी एजुकेशन की डिग्री जो सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, उसी को आप इसमें उनकी गारंटी बनाएं, उसको ऐसे कोलेक्टर के तौर पर लिया जाए और उनको 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक के लोन्स दिए जाएं ताकि वो पेस्टिसाइड का काम कर सकें, वो फर्टिलाइजर का काम कर सकें, वो जदीद फार्मिंग कर सकें। आपकी ज़राअत में इनकलाब आ जाएगा। देखें, एक बेहतर ट्रेंड बंदा जो सा होता है, पढ़ा लिखा प्रोफेशनल होता है, अगर आप उसको कर्जा देंगे तो वो उसको बेहतर इस्तेमाल कर लेगा, वरना आपके कर्जों की हिफाजत खत्म हो जाएगी। ये सिर्फ सियासी स्टंट बन के रह जाएंगे। जी बिल्कुल साहब, हमारे पास टाइम की कमी है, वक्त की कमी है। फरमाइए, जो 2-3 अच्छे इकदाम किए गए हैं इस पैकेज में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज में, उससे ज़राअत के ऊपर क्या असर देख रहे हैं आइंदा साल? देखें, रिलीफ पैकेज जो है ना, मैं आपको फिर बात करूंगा कि डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन असल बात यह है कि हम 1800 अरब रुपये खर्च करके हम अगर फ़र्क लेके आ रहे हैं 200-300 अरब का, इसका मतलब कि हम वेस्ट कर रहे हैं मनी। 1800 अरब का मतलब ये है कि 1800 अरब खर्च कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। आजकल में देखा जाए तो ये 8 अरब डॉलर बनते हैं, 8 बिलियन डॉलर की अमाउंट बनती है। तो ये अगर हम खर्च कर रहे हैं तो ये ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल होने चाहिए जिनके रिलीफ जो जिनके असरात या इम्पैक्ट है वो लास्टिंग हो, वो हर साल हमें मिले। अगर आपने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज पे करना है तो ये तो फिर वही है बात है कि आपने सदका खैरात कर दिया। सदका खैरात से कौमें नहीं बनती, ना सदका खैरात से ख़ानदान बनते हैं, ना अफराद तरक्की पाते हैं, ना ही कौमें बनती हैं। सदका खैरात तो वक्ती रिलीफ होता है किसी को उसकी फौरी मुश्किल से निकालने के लिए, लेकिन उसका वो परमानेंट हल नहीं होता। जी बहुत शुक्रिया सैम साहब, उम्मीद करते हैं कि हुकाम बाला और ज़राअत को जो लोग देख रहे हैं, जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, वो हमारी इन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे और कम से कम सोचेंगे ज़रूर कि शॉर्ट टर्म जो प्लान्स हैं वो हल नहीं है हमारे देरपा मसाइल का। हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इतने पैसे अगर खर्च करने हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर करने चाहिए, जिससे मुल्की मफाद सर फहरिस्त हो, ना कि वोट बैंक इंक्रीज़ करना। इसके साथ ही बिन्यामिन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।